नमस्कार, 10 में है दम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। अनुपमा, सबसे पहले दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह महाजंग होने वाली है रूस और यूक्रेन के बीच में। 28 गुना ज्यादा है रूस यूक्रेन से, लेकिन आखिर दुश्मनी क्यों है यूक्रेन से, ये बताएंगे आपको। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर यूक्रेन और साथ ही रशिया की सैन्य क्षमता क्या है। क्या अगर युद्ध होता है तो यूक्रेन संभाल पाएगा रशिया को। और साथ ही देश में चुनाव चल रहे हैं, तो दूसरे चरण के तहत कल वोटिंग होनी है, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर युद्ध होता है तो स्थिति कैसी होगी। निधि, इतना ही नहीं, सैन्य क्षमता दोनों की क्या है, साथ ही दोनों के बीच जो बातचीत हुई है, आखिर उसके बाद समाधान क्या कोई निकल पाए या नहीं निकल पाया। बिल्कुल अनुपमा, एक वक्त पे बिजनेस पार्टनर रहे रूस और यूक्रेन, सबसे बड़े दोस्त रहे, लेकिन अब ये दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है। हालात ऐसे हैं कि कभी भी रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका का साथ यूक्रेन में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस अब क्या करेगा यूक्रेन को लेकर। देखिए जरा ये रिपोर्ट, कैसे महाजंग के हालात बन चुके हैं। रूस यूक्रेन में युद्ध तय। पुतिन को नहीं मना पाए बाइडेन। महायुद्ध को लेकर दुनिया में टेंशन। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ रूस की सेनाएं काला सागर में युद्धाभ्यास कर रही हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। रूस यूक्रेन सीमा से लगे ओजोव सागर में नौसेना अभ्यास कर रहा है। बताया जा रहा है कि रूस ने इंटरनेशनल वाटर से जुड़े उसके सारे कनेक्शन काट दिए हैं। ऐसे में यूक्रेन के लिए समुद्री रास्ते का प्रयोग करना नामुमकिन हो गया है। काला सागर में रूसी नौसेना के युद्धपोत जहां आग उगल रही हैं, वहीं यूक्रेन की मदद और रूस को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने कई युद्धपोतों को काला सागर में भेज दिया है। ये युद्धपोत घातक टॉम हॉक मिसाइलों से लैस हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काला सागर में दुश्मन देशों की नौसेनाओं की तैनाती पर नाराजगी भी जता चुके हैं। रूस के युद्धाभ्यास से युद्ध की आहट सुनाई देती है। युद्ध की आशंका गहराने से यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है। जिस शहर में कभी चहल पहल रहती थी, वहां अब हलचल बहुत कम है। यूक्रेन से लगी सीमा पर जहां रूस ने सैनिकों की भारी तैनाती कर दी है, सैटेलाइट से आई तस्वीरें भी इसी ओर इशारा कर रही हैं। यूक्रेन की सीमा पर लगे अपने इलाके और बेलारूस में रूस के सैनिक बढ़ते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस की तैयारी इतनी हो चुकी है कि वो कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस अगले 2 से 3 दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और उसके मित्र देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन पर हमले के साथ ही रूस और अमेरिका भी आमने सामने आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के संकट को सुलझाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच 1 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई। बातचीत का कोई खास नतीजा नहीं निकला, लेकिन बाइडेन ने यूक्रेन पर हमले को लेकर चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो ये मानव जाति के लिए घातक कदम होगा। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी रूस यूक्रेन पर नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। ऐसे में युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यानी अगर रूस हमला करता है तो सीधा टकराव अमेरिका से होगा, और अगर ऐसा होता है तो दोनों ही देशों के मित्र देश भी इसमें कूद सकते हैं। दुनिया के हर कोने में संघर्ष शुरू हो सकता है। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव ने महाशक्तियों के बीच जंग होने का खतरा भी बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
यूक्रेन की आबादी 4.5 करोड़ है, लेकिन अगर रूस हमला करता है तो यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा। अब बताते हैं कि ताकत के मसले पर कौन किससे भारी है, क्योंकि रूस भारी है, वो यूक्रेन का 28 गुना है। आप देखिए, सैनिकों के लिहाज से 11 लाख यूक्रेन के सैनिक हैं तो 29 लाख रूस के सैनिक हैं। सैनिकों के बाद आगे बढ़ेंगे। एक्टिव सैनिकों की संख्या 2 लाख है यूक्रेन के पास, तो 9 लाख रूस के पास है। वहीं जो रिजर्व सैनिक हैं, जो युद्ध जैसे हालात में, इमरजेंसी जैसे हालात में लगते हैं, 9 लाख यूक्रेन के पास है, तो 20 लाख रूस के पास है। वहीं लड़ाकू विमान यूक्रेन के पास 98 है, तो रूस के पास 1511 लड़ाकू विमान है। वहीं अगर सैन्य क्षमता देखें अटैक हेलीकॉप्टर्स की, तो 34 यूक्रेन के पास है, 544 रूस के पास है। वहीं अटैक हेलीकॉप्टर्स के बाद बख्तरबंद गाड़ियां, अगर बख्तरबंद गाड़ियों की बात की जाए तो 12,303 यूक्रेन के पास हैं, तो 30,122 रूस के पास हैं। बख्तरबंद गाड़ियों के बाद आगे बढ़ेंगे। टैंक्स जो हैं, किस देश के पास कितने हैं? 2,596 यूक्रेन के पास हैं, तो रूस के पास 12,240 टैंक्स हैं। और इसके अलावा तोपखाने अगर देखें, ये भी सैन्य उपक्रम होते हैं और ताकत शक्ति प्रदर्शन के लिए होते हैं। 2040 यूक्रेन के पास है, तो इसके आगे बढ़ेंगे तो रूस भारी है यूक्रेन से, 7,571 तोपखाना रूस के पास है। तो ये एक पूरा खाका है, ये पूरा डाटा हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि रूस कैसे यूक्रेन पर भारी है। अब चलते हैं मेरे सहयोगी अनुपमा के पास, वो बताएंगी कि आखिर कौन से देश यूक्रेन के साथ हैं और कौन से देश रूस के साथ हैं। अनुपमा। बिल्कुल निधि, और ये समझना जरूरी है कि आखिर कौन सा देश जो है फिलहाल रशिया के साथ खड़ा हुआ है, कौन सा देश यूक्रेन के साथ खड़ा है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आखिर यूक्रेन के साथ कौन कौन से देश है। सबसे पहले अमेरिका जो है वो लगातार साथ खड़ा हुआ है, वो कह रहा है हम यूक्रेन के साथ हैं। आगे बढ़ते हुए यूक्रेन के साथ ब्रिटेन खड़ा हुआ है, ये वो सर्वशक्तियां हैं जो कह रहे हैं कि यूक्रेन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हुए पोलैंड भी जो है यूक्रेन के साथ है, ये वो देश हैं जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं इस लड़ाई में। साथ ही टर्की वो देश है जो कह रहा है कि देखिए हम यूक्रेन के साथ हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर रशिया के साथ कौन कौन से वो देश होंगे अगर विश्व युद्ध जैसी हालात बनते हैं, तो रशिया के साथ कौन होगा। सबसे पहला बेलारूस जो है, जो पड़ोसी देश है, वो कह रहा है कि हम खड़े हैं। और चीन कह रहा है, यानी कि ये वो दो देश हैं जो कह रहे हैं कि हम रशिया के साथ खड़े हैं। तो एक एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए अगर हालात बनते हैं किसी भी तरीके के युद्ध के, तो आखिर किस तरीके की स्थिति होगी। लेकिन कल क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव होना है, 3 राज्यों के अंदर चुनाव होना है, उसको लेकर क्या जानकारी, सीधे ले चलते हैं मेरी सहयोगी निधि वासंधानी के पास। बिल्कुल अनुपमा, अब देश में जो लड़ाई जारी है, जो चुनावों को लेकर लड़ाई होती है, संग्राम होता है, वो जारी है। और दूसरे चरण का चुनाव जिसमें उत्तर प्रदेश पर नजर सबकी है, 55 सीटें जिसमें 9 जिले आते हैं। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा अनुपमा कि इन 9 जिलों की जो बड़े दिग्गज हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो कौन है और उनकी किस्मत दांव पर लगी। बिल्कुल, और इंतजार इसके लिए हमें कल करना होगा सुबह के 6 बजे का, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाएं, जरूर बता दें कल सुबह निधि 6 बजे से जरूर आपको रिपब्लिक भारत देखना है। एक एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। अब आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दूसरे चरण के मतदान की तैयारी, 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग। अब की बार किसकी सरकार? दूसरे दौर के मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सोमवार को यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में मतदान होगा। दूसरे दौर में भी कई सियासी दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। शाहजहांपुर विधानसभा सीट, शाहजहांपुर दूसरे चरण की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। यहां से बीजेपी नेता और योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना चुनाव लड़ रहे हैं। खन्ना 1989 से इस सीट पर लगातार जीतते रहे हैं और कई बार मंत्री रह चुके हैं। उनके खिलाफ सपा ने तनवीर खान को मैदान में उतारा है। रामपुर विधानसभा सीट, दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट है रामपुर, जहां से 2 साल से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान चुनावी मैदान में हैं। आजम खान के खिलाफ बीजेपी ने आकाश सक्सेना को चुनाव में उतारा है। स्वार विधानसभा सीट, रामपुर जिले की स्वार सीट भी खास हो गई है। यहां से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम मैदान में हैं। अब्दुल्ला आजम कुछ दिनों पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। अब्दुल्ला के खिलाफ बीजेपी की तरफ से अपना दल एस ने हैदर अली खान को उम्मीदवार बनाया है।
सहारनपुर विधानसभा सीट। सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा सीट भी खास है। यहाँ से बीजेपी के बागी मंत्री धर्म सिंह सैनी सपा के टिकट पर मैदान में हैं। सैनी 2017 में बीजेपी से विधायक बने थे। अब तक वो 4 बार विधायक रह चुके हैं। सैनी के खिलाफ बीजेपी ने मुकेश चौधरी को मैदान में उतारा। दूसरे चरण के रण में 55 सीटों पर कुल 586 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 2017 में बीजेपी ने 55 में से 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 15 सीटों पर समाजवादी और 2 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। इस इलाके में मुस्लिम और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। पहले चरण के रुझानों के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। तभी तो शनिवार को कन्नौज में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि जनता ने जो बीजेपी को आशीर्वाद दिया है उससे परिवारवादियों की नींद हराम हो गई। पहले चरण के मतदान ने एक और बात साफ की है। 2 दिन से गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। दूसरे दौर के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हैं। अब देखना होगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है और सत्ता का सरताज कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कल उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे चरण का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले निधि तीसरे चरण के चुनावी प्रचार के लिए आज तमाम राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो धुआंधार प्रचार कर रहे थे। बिल्कुल। और अनुपमा, ये 2022 की जंग है। सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनावों पर टिकी हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रहार किया। योगी ने तो ये तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी गुपचुप तरीके से एक सीट को इस्लामाबाद बनाने की तैयारी कर रही है। कैसे प्रहार किया योगी ने, सुनिए जरा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आएंगे तो योगी। दूसरे फेज के चुनाव प्रचार को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से अपने घर से दौरे को लेकर के निकल चुके हैं। दिन में भी सपना देखने वाले चारों खाने चित स्वयं ही हो जाएंगे। ये जो भोजपुर को और फर्रुखाबाद को पहले इस्लामाबाद बनाना चाहते थे। एक तरफ जहां दूसरे चरण के रण के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वहीं तीसरे चरण के लिए प्रचार और वार पलटवार जारी है। सीएम योगी 24/7 प्रचार कर रहे हैं, जीत की हुंकार भर रहे हैं। सीएम योगी उड़न खटोले से एटा पहुंचे। प्रचार की शुरुआत के साथ ही विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। जब राम जन्मभूमि पर 2100 कुंटल का घंटा बजेगा तो भाइयों बहनों, दिन में भी सपना देखने वाले चारों खाने चित स्वयं ही हो जाएंगे। और जो प्रदेश के विकास में अपशकुन थे, वे अपशकुन जलेसर के घंटे से स्वतः ही दूर भाग जाएगा। एटा के बाद सीएम योगी फर्रुखाबाद पहुंचे और दंगों को लेकर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। योगी ने कहा, सपा सरकार भोजपुर विधानसभा को इस्लामाबाद बनाने के प्रयास में थी। ये जो भोजपुर को और फर्रुखाबाद को पहले इस्लामाबाद बनाना चाहते थे, क्या इन लोगों ने कभी बिजली दी? सपा की सरकार में बिजली आती थी। इन्होंने तो इस क्षेत्र को डार्क जोन बना दिया था। डार्क जोन, अंधेरे में रहने के आदी थे। सीएम योगी ने अपराधियों और माफियाओं को सख्त चेतावनी दी। कहा, सबको पता है बीजेपी की सरकार आ रही है। 10 मार्च के बाद ये सारे अपराधी बिल में घुस जाएंगे। यानी 4.5 वर्षों तक जितने अपराधी थे, माफिया थे, इस सभी के सभी अपने बिलों के अंदर दुबके हुए थे। लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद ये सभी रेंगते हुए और फुफकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। 10 मार्च को फिर से डबल इंजन की भाजपा की सरकार आ रही है।
देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रायबरेली के ऊंचाहार में बीजेपी के लिए प्रचार करते वक्त सीएम योगी के बुलडोजर अभियान की जमकर तारीफ की। मैंने तो योगी जी को कहा, आप इतना ज्यादा बुलडोजर चलवा रहे हो कि आपको बुलडोजर बाबा कहना शुरू कर देंगे। यूपी के युद्ध को जीतने के लिए सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। योगी जहां सुबह से लेकर शाम तक रैली कर रहे हैं, वहीं लोगों को पिछली सरकार और अपनी सरकार के बीच का फर्क भी समझाते नजर आ रहे हैं। माफिया अपराधी को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद पूरा हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश में तो चुनाव चल रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है देश में जो लगातार गरमाया हुआ है, वो है हिजाब का मुद्दा, जिस पर बवाल जारी है। विरोध की आवाजें भी उठ रही हैं, समर्थन की आवाजें भी उठ रही हैं, लेकिन एक आवाज आई है टॉपर की, वो बताएंगी अनुपमा जी। बिल्कुल, एक आवाज वो जो आजकल सबकी आवाज बनी हुई है। बात हम कश्मीर की बेटी अरूसा की कर रहे हैं। आखिर ये अरूसा है कौन और आखिर वजह क्या है कि उसने हिजाब पहनने से मना कर दिया, जिसके बाद कुछ लोग हैं जो लगातार इस बेटी को ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आपको पूरी वीडियो एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मैं हिजाब तब लगाऊं जब मैं पूरा अमल उस पर करूं, ये नहीं कि मैं नाम की हिजाबी बनूं। हिजाब पर जारी हंगामे के बीच हमें जम्मू कश्मीर की अरूसा के बयान को जरूर सुनना चाहिए। अरूसा ने साफ साफ कहा कि खुद को एक अच्छा मुस्लिम साबित करने के लिए हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। मेरा बस एक चीज मैं मानती हूँ कि हिजाब किसी की रिलीजियस ये डिफाइन नहीं करता। मतलब में भी ऐसा है कि मैं खुदा से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ उन लोगों से, एंड मुझे तो हिजाब ऑब्वियसली लगाना है, बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं हिजाब तब लगाऊं जब मैं पूरा अमल उस पर करूँ, ये नहीं कि मैं नाम की हिजाबी बनूं। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब हिजाब लगाऊं तब मैं उस पर पूरा अमल करूँ, तब मैं उसके लायक बनूं। मैं नमाजें पढ़ना स्टार्ट करूँ, 5 वक्त नमाजें पढ़ूं, मैं वैसे ही काम करूँ। मैं ऐसे हिजाब नहीं लगाना चाहती। अरूसा जम्मू कश्मीर के 12वीं बोर्ड की टॉपर हैं। 8 फरवरी को रिजल्ट आने के बाद अरूसा को बधाइयां मिलने लगी, लेकिन अरूसा की बिना हिजाब वाली फोटो देखकर कट्टरपंथियों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। अरूसा को जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस पर मुझे देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन ट्रोल कर रहा है कौन है, क्योंकि वहां पे अगर 40% लोग मेरे को ट्रोल कर रहे हैं, 60% ऐसे भी है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल उन लोगों का। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऑब्वियसली हिजाब लगाना है, हिजाब हमारा राइट है, हिजाब हमें जरूरी लगाना है, बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं हिजाब तब लगाऊं जब मैं उसके लायक बनूं। जम्मू कश्मीर की युवा आवाज अरूसा जहां हिजाब को जरूरी नहीं बता रही है, वहीं यहां की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि चुनाव के लिए बीजेपी उसे मुद्दा बना रही है, लेकिन हम अपने हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आज आप देखिए पूरे कंट्री में हिजाब इसको मसला बनाया। क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी का सिंबल है, एक उनकी पहचान है। तो ये सारा शुरू तो जम्मू कश्मीर से हुआ, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। तो अनुपमा, इस मुद्दे पर भी सियासी तनाव लगातार बना हुआ है। तो फिलहाल 10 में दम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार।